अच्छा जी, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी। हम एक्चुअली जो रिग्रेशन अभी पढ़ रहे हैं और जो आगे यूज करेंगे वो लीनियर रिग्रेशन होगी। आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? यस सर। अच्छा, चलो। ओके। सो हम इसमें जो रिग्रेशन यूज कर रहे हैं वो हम लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं। एंड लीनियर रिग्रेशन यूजुअली किस लिए यूज होती है? मैं जरा 7 लोगों को भी एडमिट कर लूं। लीनियर रिग्रेशन हम यूज करते हैं इम्पैक्ट को या इफेक्ट को चेक करने का, या अगेन रिलेशनशिप को चेक करने का। कोरिलेशन में सिर्फ रिलेशनशिप चेक होती है। रिग्रेशन से हमें इम्पैक्ट मेजर हो जाता है कि किसका, किस वेरिएबल का किस वेरिएबल पे कितना इफेक्ट है, किस वेरिएबल में कितनी चेंज आती है तो दूसरे वेरिएबल में कितनी चेंज आती है। तो इस तरीके से हम लीनियर रिग्रेशन के थ्रू ये बेहतर तरीके से पता चला लेते हैं। जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है अबाउट 2 और मोर वेरिएबल्स, उसको हम फिर देख लेते हैं कि उस डेटे की बेस पे लीनियर रिग्रेशन हमें रिजल्ट्स दे रही होती है। ये हमने लास्ट टाइम एग्जांपल की थी। अब जरा इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूं कि एक्चुअली क्या हो रहा होता है। ग्राफ है, ऑब्वियसली आप लोगों को ग्राफ का आइडिया तो काफी ज्यादा है, बट स्टिल एक तरफ आपका ये वेरिएबल आ जाता है कोई एक, और दूसरी तरफ आपका कोई दूसरा वेरिएबल आ जाता है। ये समझो इधर को इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और ये समझे कि इधर से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जिस तरह हम फॉर एग्जांपल लिकर्ट स्केल यूज कर रहे थे, तो लिकर्ट स्केल जब हम यूज कर रहे थे तो सपोज कर लेते हैं हमने उसका 5 मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की वैल्यू रखी हुई है, और इधर भी 5 हमने मैक्सिमम रखी हुई है। इधर हमने 1 रखी है और इधर भी 1 वैल्यू है। अगेन हमारा 2, 3, 4, 2, 3, 4 ऐसे ही मैंने बना दिया इसको। अब एक्चुअली बैक एंड पे हो क्या रहा होता है, आपने एक बंदे से क्वेश्चन पूछा, इसको हम रख लेते हैं सैलरी, और इसको हम रख लेते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन। अब एक बंदे का सिर्फ बता रहा हूं, आपने उससे उसने क्वेश्चनर आपके लिए फिल किया, तो ऑब्वियसली आपको एक आंसर वो जॉब सेटिस्फेक्शन पे दे रहा होगा, एक आंसर वो आपको दे रहा होगा सैलरी पे। तो आपने पूछा कि सैलरी तुम्हारी अच्छी है, तो वो कहता है जी, यहां कुछ आपको जवाब दे देता है कि सैलरी मेरी बस ठीक है। यहां इसको भी मैं डॉट को ऐसे बना, फिर आपने उससे पूछा कि क्या तुम जॉब से सेटिस्फाइड हो? वो कहता है नहीं। यहां आपको जवाब इस अब इस हिसाब से जवाब दे रहा है, वो कहता है नहीं, ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां उसने जवाब दे दिया आपको 2, सपोज, चलो इधर आ गया उसका जवाब। अब दूसरी तरफ जब आपने उससे पूछा कि, तो एक और बंदे से पूछा, उसने भी आपको कोई जवाब दिया कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड, बट एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो सेटिस्फाइड विद माई जॉब। मैं अभी सिर्फ वैसे ही खाने में, अब होगा एक्चुअली पता क्या, मेन तो ये होगा कि यहां से लाइन खींची जाएगी और यहां से लाइन खींचेगी,
तो एक स्पॉट ये बन गया। इस बंदे का जो आंसर पहले वाले का था वो ये स्पॉट बन गया। यहां से ये वाली लाइन खींची जाएगी, वैसे मैंने थोड़ी सी खुद जानबूझ के टेढ़ी कर दी है, और यहां से ये लाइन खींची जाएगी, जो जवाब वो यहां से दे रहा है एक्चुअली यहां से जाएगा जवाब, तो ये उसका स्पॉट बन जाएगा। सो होगा ये कि बहुत सारे लोग जब आपको जवाब दे देंगे, बहुत सारे लोग जब आपको इस तरीके से जवाब दे देंगे तो फिर आप के पास डॉट 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 डॉट्स आ जाएंगे। ऐसे ये डॉट्स बन नहीं रहे तो लाइन लगी जा रही है। ये बहुत सारे लोगों का जवाब है। अगर इस तरह के जवाब आपको मिलते हैं तो ये खुद ब खुद आपको फ्लो दिखा रहा है। रिग्रेशन ने एक्चुअली क्या करना है, रिग्रेशन ने इन डॉट्स के, फॉर एग्जांपल ये अगर लाइन है तो ये पॉजिटिव है सपोज, और यहाँ एक स्पॉट होगा जो नेगेटिव होगा, इन दोनों का एवरेज लेके दरमियान में एक लाइन लगा देनी है। इन दोनों की एवरेज लेके दरमियान में इन दोनों की, सो एवरेज लगाते हुए बजाय इसके कि ग्राफ अगर बनता तो वो तो ऐसी ऐसी कोई चीज बनती ना, ऐसी सी कोई चीज बनती। लेकिन इसने क्या किया कि इसने एक स्ट्रेट लाइन, रिग्रेशन लाइन कहते हैं इसको, ये इसने फिट कर दिया है, ये प्लस माइनसेस को सबको देखते हुए। तो जब इस तरह की लाइन ये बनाता है तो इसकी बेस पे जो बैक एंड पे कैलकुलेशंस करता है उसमें वो क्लियरली बता देता है कि भाई सैलरी ज्यादा होने से जॉब सेटिस्फेक्शन कम होती है। और आपके पास दूसरा सिनेरियो, अब आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे। कि व्हाट इफ हमारे पास कुछ ऐसी चीज आ गई जिसके रिजल्ट्स कुछ ऐसे आ रहे हों, ये रेड वाले, ये जवाब आपके पास लोगों के आ गए। तो ये ट्रेंड क्या बता रहा है, आपने बताना है। सर ये पॉजिटिव ट्रेंड है ना सर? हाँ जी, लेकिन इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, ये रिग्रेशन लाइन ऐसे फिट होगी ना कहीं दरमियान में करके इनके। यस सर, इनके एवरेज के बीच में से जाएगी, मतलब दोनों की। बिल्कुल। और इसका मतलब क्या है, एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी चीज इंक्रीज हो रही है। और यहां हम फिर ये कहेंगे कि अगर ये हमने फॉर एग्जांपल आई भी कंसिडर किया हुआ है, यूजुअली हम ये एक्स ये लेते हैं ना, तो हम कहते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन का सैलरी पे क्या इम्पैक्ट है या सैलरी का जॉब सेटिस्फेक्शन। तो ये इम्पैक्ट मेजर करके एक्चुअली बता रहा होता है डिफरेंट इंडिकेटर्स के थ्रू। ये भी पॉसिबल है, और रिग्रेशन में ये भी पॉसिबल है कि आप एक ही टाइम पे, आप समझ लो कि मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ एक वेरिएबल का इम्पैक्ट भी चेक कर रहे होते हो कई दफा। सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर ग्राफ जो होता है ये एक्स और वाई प्लेन्स के ऊपर लिमिटेड होता है सर। जी जी। तो थर्ड या फोर्थ वेरिएबल को हम किस प्लेन के ऊपर सर रखेंगे फिर? अच्छा, वो हम फिर एक्चुअली ग्राफ को 3D ग्राफ कहते हैं, 3D ग्राफ बनाते हैं, जिस तरह अभी मैंने कोशिश की है ना थोड़ी सी, वो फिर 3D ग्राफ बनता है, वो स्क्वायर बन जाता है। यस सर, मैं समझ गया सर। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि नहीं ये सर, चीज बड़ा बन जाए। जबरदस्त आपने बना दिया। इस तरीके से आप फिर उसको डिफरेंट लाइनें उसमें आ रही होती हैं समझो, प्ले वो 2D नहीं रहता तो 3D 4D समझो बन जाता है। जी सर।
जब आप मल्टीपल वेरिएबल्स ऐड करते हो। सो एक्चुअली ये काम कर रही होती है रिग्रेशन, और इसकी बेस पे फिर हमें जो भी उसकी स्कोप, जिस तरह ये हमने बात की थी, स्लोप जो भी बन रही होती है, ये बता रहा है जी टाइम के साथ साथ स्मोकिंग डिक्रीज हो गई है अडल्ट्स में। और अगर यही लाइन ऐसे होती तो वो मेजर करता है कि टाइम के साथ साथ स्मोकिंग इंक्रीज हुई है। ये लाइन यहाँ भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी, ये लाइन एग्जैक्टली ऐसे भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ा। सो ये आपको चीजें खैर काफी बेहतर मेरे से पता है ग्राफ्स को कैसे हम डील कर रहे होते हैं, बट बैक एंड पे रिग्रेशन भी ग्राफ ही बना रहा होता है। और ग्राफ बना के सिर्फ इसका काम ये है कि बजाय इसके कि ये जिगजैग मैनर, ये देखो इसमें भी देखो जिगजैग मैनर में जाता, एक्चुअली इसका ग्राफ पता कैसे बनता है, ये 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 यहां से ऐसे ऐसे और ये एक्चुअली इसका रेड लाइन जो है ना, ये मेन आप इसकी स्लोप इस तरह बना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इनको प्लस माइनस एवरेज लेके दरमियान में एक रिग्रेशन लाइन निकाल रहा है और फिट कर देता है, इस लाइन को फिट कर देता है ताकि चीजें जो हैं वो ठीक तरीके से हो जाए। सो ये रिग्रेशन मेनली काम कर रहा होता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस, ये डिफरेंस किसको पता है या किसको नहीं पता, ताकि इस पे हम कम या ज्यादा टाइम जाया करें। जिसको नहीं पता प्लीज बताएं। अच्छा, मैं क्विकली एक दफा बता देता हूं। सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन का मतलब यह है कि आपका जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आप रिग्रेस कर रहे हो एक टाइम पे। यहां एक और कॉन्सेप्ट हमने समझना है, वो साथ साथ समझते हैं। आपका जो लीनियर रिग्रेशन है ना, उसमें एक टाइम पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, दो नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट ज़हन में रखना, जब एसपीएसएस में जाएंगे तो हम वहां भी देखेंगे। ये एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं हो सकते लीनियर रिग्रेशन में, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो एक से ज्यादा डेफिनेटली हो सकते हैं। सो अगर आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक डिपेंडेंट वेरिएबल यूज कर रहे हो, तो फिर आप इस रिग्रेशन को कहते हैं सिंपल रिग्रेशन, या कुछ लोग सिंगल रिग्रेशन के नाम से भी इसको ऐसे ही बोल देते हैं। अगर आप डिपेंडेंट, तो हमने कहा कि चेंज नहीं हो सकते, वो एक ही रहता है हर वक्त। अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल एक जो कि रहता है उसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज्यादा लेते हो, वो दो हैं या चाहे 100 हैं, तो ये आपका मल्टीपल रिग्रेशन बन जाती है। ये इसमें सिंपल सा डिफरेंस है। इसको हम जब आपके करेंगे ना, तो फिर इसकी हम चीजें मजीद देखेंगे। मैं जरा देखूं। अच्छा, एक और चीज तो हमने समझनी है जरूरी। इस मॉडल में मुझे बताएं कितनी रिलेशनशिप्स टेस्ट हो रही हैं ऊपर वाले में, आईवी एंड डीबी। सर दो। सर रिलेशनशिप एक नहीं है, वेरिएबल्स दो हैं। हाँ जी, जरक कह रहा है दो रिलेशनशिप्स हैं। कैसे जरक? वेरिएबल्स दो हैं, एक रिलेशन है सर। एक रिलेशनशिप, हाँ जी, ठीक ठीक है। अब इसमें एक रिलेशनशिप चेक हो रही है, लेकिन ये एक मॉडल भी है पूरा, खुद खुद से। लेकिन ये ऐसा मॉडल है, ऐसा रिग्रेशन का मॉडल है जिसमें एक ही रिलेशनशिप है। लेकिन यहां कितनी रिलेशनशिप्स चेक हो रही हैं ये निचले वाले में? सर यहाँ पे दो। दो हो रही हैं, ठीक है। ये जब इकट्ठा रिग्रेस करेंगे, इसको मल्टीपल रिग्रेशन लगाएंगे, मॉडल ये एक ही है, लेकिन इस मॉडल में दो रिलेशनशिप्स हैं जो चेक हो रही हैं। अच्छा, ऑल टुगेदर इस पूरी स्क्रीन पे
कितनी रिलेशनशिप्स चेक हो रही हैं? सर 3। 3। प्लीज जिसको समझ ना आए वो मुझे पूछ ले क्वेश्चन, बिकॉज अदरवाइज आगे चीजें समझ नहीं आएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 रिलेशनशिप चेक हो रही हैं। मॉडल्स कितने हम टेस्ट कर रहे हैं? 2 मॉडल। 2 मॉडल्स हैं। ये बात समझ आ गई सबको? जी सर। यस सर। ओके, इनको रखते हुए मैं और यहाँ कुछ मॉडल्स बना रहा हूं। आपने मुझे बताना है कि चेंज कैसे आ रही है नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स एंड नंबर ऑफ मॉडल्स में। हाँ जी, आप बताएं। टोटल पूरी स्क्रीन पे कितने मॉडल्स, कितने रिलेशनशिप्स? सर यहाँ पे 3 मॉडल हो गए। रिलेशनशिप्स? सर रिलेशनशिप यहाँ पे 4 4 हो हाँ गए। जी, बाकी लोग? यस सर, वो अभी जो है रिलेशनशिप्स 5 हो गए हैं सर, और मॉडल्स? और मॉडल 6 हो गए हैं सर। जी, मॉडल 4 हो गए। 3 मॉडल्स हैं, 5 सर रिलेशनशिप। 4 सर ये मॉडल हो गए। मॉडल्स 3 ही है सर, सॉरी। मॉडल 3 ही है। रिलेशनशिप्स कितने हो गए? 5 सर। 5 हो गए। ठीक, अब बताएं जरा क्या हो रहा है। सर 4 मॉडल्स हो गए, 6 6 रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स हैं और 2 लीनियर हैं और एक नॉन लीनियर मल्टीपल है। ओके, ये भी अच्छी बात है। अच्छा जी, अब क्या हो गया? ग्रीन और ब्लैक सिर्फ बताएं कितने हैं, रेड को छोड़ के। 3 मॉडल्स है सर जी, और 5 रिलेशनशिप्स हैं। वेरी गुड। सिर्फ ग्रीन वाले में क्या हालात हैं? सिर्फ ग्रीन जो पूरी उस पे हैं। सर 2 मॉडल्स हैं हम्म, और 5 रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है। कौन सा ऐसा स्टूडेंट अभी तक है जिसको ये चीज क्लियर नहीं हुई? प्लीज पूछें। टोटल स्क्रीन पे क्या हालात हैं और कितनी सिंपल रिग्रेशंस हैं, कितनी मल्टीपल रिग्रेशंस हैं, और कितने रिलेशन। मुझे 4 चीजें आपने बतानी है। कितने वेरिएबल्स हैं, कितनी रिलेशनशिप्स हैं, कितने मॉडल्स हैं, कितनी सिंपल रिग्रेशंस हैं, कितनी मल्टीपल रिग्रेशंस हैं। ये जरा थोड़ा सा सोच लें। 2 मिनट 1 मिनट बाद बोलना है ताकि बाकी सारे सोच रहे हों, पहले जवाब ना आ जाए। सारी पूरी स्क्रीन पे। सर एक क्वेश्चन करूं? जी जी करें। सर ये मल्टीपल रिग्रेशन में अगर जिस तरह IV1 IV2 है और यहीं पे एक बॉक्स में मीडिएटर होता जी, तो रिलेशन इंक्रीज हो जाते, मॉडल एक ही होता। मॉडल एक ही होता। हाँ जी, जी। अब कोई बताना चाहे तो बता सकता है। सर 15 वेरिएबल्स हैं, 10 रिलेशनशिप्स हैं और 6 मॉडल्स हैं। और दोबारा इसमें देखो। सर 11 रिलेशनशिप्स हैं और 6 मॉडल्स हैं, जिनमें से 2 जो है ना वो सिंपल है और बाकी 4 जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन है। वेरिएबल्स कितने हैं? सर वेरिएबल्स 11 हैं। 17 है सर। वेरिएबल 17 है सर। वेरिएबल 17 है, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है,
रिलेशनशिप्स कितनी है? 11 सर। 11। यस सर। अच्छा, 11 रिलेशनशिप हो गई। अब मुझे बताएं इसमें मॉडल कितने हैं? 6। 6 मॉडल्स हैं। कितनी मल्टीपल रिग्रेशन है? 4। कितनी सिंपल है? 2। ठीक है, गुड। कोई बच्चा जिसको यहां तक कहानी ना समझ आई हो? क्लियर? ओके। अब हमने जब रिग्रेशन की तरफ जाना होगा तो ये 4 चीजें हमें बड़ा वहां काम आने वाली चीजें होती हैं। बाकी भी काम की चीजें होती हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें ये हमने इंटरप्रेट करके रिग्रेशन के रिजल्ट्स में लगानी होती हैं। पहली बात आर, अच्छा यहां थोड़ा सा ये बता दूं, आर स्क्वायर और एफ स्टैट्स, देन बीटा एंड टी स्टैट्स। इसको एफ टेस्ट भी कहते हैं, इसको टी टेस्ट भी कहते हैं, बीटा को कोफिशिएंट भी कहते हैं, इफेक्ट भी कहते हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। एंड आर स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर भी है, और इसकी फर्दर डिटेल्स एक्चुअली ये होती हैं कि ये कोरिलेशन का स्क्वायर होता है, लेकिन अभी इसको बस अभी ना इस चक्कर में पड़ना। ये जो 2 वैल्यूज हैं विच इज आर स्क्वायर एंड एफ स्टैटिस्टिक्स, दे टॉक अबाउट मॉडल्स। अभी हम पढ़ रहे थे ना मॉडल कितने हैं, रिलेशनशिप कितनी है। ये मॉडल के बारे में मैं बता रहा हूं। ये दोनों वैल्यूज, और जो हमारे पास बीटा है और टी टेस्ट है, या इसकी सिग्निफिकेंस भी साथ होती है, ये हमें बता रहा होता है अबाउट रिलेशनशिप्स। ये मॉडल के बारे में और ये रिलेशनशिप के बारे में 2 चीजें बता रही होती हैं। बीटा एंड टी स्टैटिस्टिक्स आर टॉकिंग अबाउट द relationships. F and R square are talking about the complete model. सिर्फ 1 मिनट मुझे देना, बिकॉज बाकी लोगों को ऐड करने का। अच्छा जी, so R square and F, they are talking about the models, and beta and T statistics are talking about the relationship. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जब ये वाली अभी अभी ये चीज जो मैं बताने लगा हूं, आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाए, लेकिन अगर नहीं भी समझ आई तो ये स्पेसेस में जाके समझ आ जाएगी, बट थोड़ा सा हम कर लें। अगर हम रिग्रेशन ये वाली लगाने लगे हैं तो ये कौन सी रिग्रेशन है, सिंपल या मल्टीपल? हेलो, सिंपल सर। सिंपल। सिंपल है सर। ओके, सिंपल है। कितने रिलेशनशिप्स चेक हो रहे हैं? 1 रिलेशन, मॉडल कितने टेस्ट हो रहे हैं? एक ही मॉडल है। ओके, गुड। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम
इस तरह की कोई एक मॉडल और एक रिलेशनशिप चेक करेंगे तो हमें आर स्क्वायर एक वैल्यू आएगी। एक वैल्यू का मतलब है कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन एक जगह एक सिर्फ आएगी। एफ स्टैटिस्टिक्स की एक वैल्यू आएगी बिकॉज मॉडल एक है, बीटा बिकॉज रिलेशनशिप एक है, टी स्टैटिस्टिक्स बिकॉज रिलेशनशिप एक है, तो एक एक वैल्यूज आएंगी। आई एम नॉट सेइंग कि इसकी वैल्यू 1 होगी, मैं कह रहा हूं जो भी वैल्यू होगी टेबल में एक जगह पे लिखी होगी सिर्फ। सपोज मैं इसी मॉडल को अगर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और ये कर देता हूं, अब कितने मॉडल्स हैं इसमें? मॉडल एक ही है, मॉडल एक ही है, रिलेशन दो है इसमें। रिलेशनशिप दो हैं। अब जब मैं मल्टीपल रिग्रेशन लगाऊंगा इस तरह के मॉडल की, मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू तो एक ही आएगी, एफ स्टैटिस्टिक्स भी एक ही आएगी, लेकिन बीटाज और स्टैटिस्टिक्स, टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू दो दो आएंगी। वाई? बिकॉज आई एम चेकिंग टू रिलेशनशिप्स। ठीक हो गया? अब मैं इससे ज्यादा हम वापस आएंगे इस पे समझने के लिए, लेकिन अब हम जरा रिग्रेशन की तरफ चलते हैं और वहां जाके देखते हैं एसपीएसएस पे रिग्रेशन जो होती है। हाँ जी, एसपीएसएस की शीट नजर आ रही है? अब यहाँ इसको सबसे पहले करने का तरीका कि कैसे रिग्रेशन लगानी है, एनालाइज रिग्रेशन लीनियर, क्योंकि हम लीनियर रिग्रेशन लगा रहे हैं। ये बहुत सारी और किस्म की होती हैं रिग्रेशंस, बट हम ये यूज नहीं करते। तो लीनियर, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास बॉक्स आ गया। अब इसमें थोड़ी सी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। ये क्या लिखा हुआ है? डिपेंडेंट, ये लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, और इसके आगे एस लिखा हुआ। सपोज मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी जो परफॉर्मेंस है वो, अभी मैंने डीवी रख लिया है, और मैं कहता हूं कि क्या कल्चर का परफॉर्मेंस पे कोई असर होता है या नहीं। इसमें कितने इंडिपेंडेंट हैं, कितने डिपेंडेंट्स हैं? सर वन डीवी 1 आईवी। 1 डीवी 1 आईवी। अब जरा यहां देखो, डीवी की जगह पे मुझे वापस तो जाने को वो कह देता है, लेकिन एक डीवी में ऐड करके दूसरा डीवी अगर सपोज मैं ऐड करना चाहूं वो मुझे ब्लॉक कर देता है, दूसरा डीवी नहीं ऐड करने दे रहा। सर क्योंकि लीनियर है ना सर। लीनियर है, लीनियर में सर एक, वो तो आपने कहा था कि डिपेंडेंट एक ही होगा सर, जी, इंडिपेंडेंट चेंज हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट इसमें एक ही होता है। तो कभी भी ऐसा मॉडल इस पे हम टेस्ट नहीं कर सकते जिसमें एट अ टाइम दो डिपेंडेंट चेक करना चाहें, तो सेपरेटली फिर रिग्रेशंस लगानी पड़ती हैं। अच्छा जी, अब मैं इसको कहता हूं कि मैंने परफॉर्मेंस के और इंडिकेटर्स देखने हैं, वो कहता कोई मसला ही नहीं। सपोज मैं सारे के सारे इंडिकेटर्स भी उठा के डाल लूं तो वो कहेगा अच्छा स्ट्रिंग वाले नहीं अलाउड। हो सकता है कि मुझे वो इसमें कोई भी मसला ना करे। ये देखें कितने इंडिपेंडेंट, जितने मर्जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं इसमें लगा दूं तो इसमें मुझे रोक नहीं है। अब सपोज मैं देखना चाहता हूं कि कल्चर का परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है, और सिंपली मैं इसको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल लगा के ओके कर देता हूं, तो ये मेरे पास टेबल्स आ जाते हैं। ये 3 टेबल्स मेरे काम के होते हैं और उसमें भी कुछ वैल्यूज मेरे काम की होती हैं। पहले आपको आर स्क्वायर की वैल्यू ही नजर आ रही है,
ये आ गई, एफ की वैल्यू ये आ गई, इसकी सिग्निफिकेंस 7 आ गई। ये कांस्टेंट को छोड़ देना है, ये ऊपर वाला जो कांस्टेंट का बीटा और ये चीजें आ रही हैं इसको छोड़ देना है, इसको इग्नोर करना है। बट कल्चर, ये देखें ये कल्चर है और कल्चर के आगे ये बीटा आ रहा है, अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट, ये भी बीटा ही है, ये भी बीटा ही है, ये बी का मतलब बीटा ही है। ये आ गया मेरे पास बीटा, ये मेरे पास आ गई टी की वैल्यू, और ये मेरे पास उसकी सिग्निफिकेंस आ गई। अब जरा थोड़ा सा डिफरेंस ये देखना, मैंने कौन कौन सी चार वैल्यूज का, आर स्क्वायर मेरे पास ए की वैल्यू आई है, एफ की एक ही वैल्यू आई है, कांस्टेंट को अगर इग्नोर करता हूं तो बीटा की एक वैल्यू आ गई और टी की भी एक वैल्यू आ गई इसके सिग्निफिकेंस के साथ। अब जरा मैं वापस जा रहा हूं रिग्रेशन पे। अब मुझे बताना कि मैं कौन सी रिग्रेशन लगा रहा हूं, इनोवेशन, क्रिएटिविटी। अब कितने आईवी, कितने डीवीज हैं और कौन सी रिग्रेशन है, कितने मॉडल्स हैं, कितने रिलेशनशिप्स हैं, वो जरा मुझे बताओ। सर मॉडल एक ही है जी ठीक है, और सर तीन रिलेशन है सर। रिलेशनशिप, तीन रिलेशनशिप। तीन रिलेशनशिप्स हैं और बाकी रिलेशनशिप तीन है, मॉडल एक है, और रिग्रेशन कौन सी लग रही है? सर वो मल्टीपल वाली सर। मल्टीपल। मल्टीपल लग रही है। इसको अब मैं जब ओके करता हूं तो मेरे पास ये रिजल्ट्स आते हैं। इसमें देखो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक ही है, जो भी वैल्यू आई है, बट एक जगह पे वैल्यू आई है सिर्फ टेबल में। एफ की कितनी वैल्यूज हैं, एक ही है, लेकिन यहां देखो तीन मेरे पास बीटाज आ गए हैं, ये तीन मेरे पास टीज की वैल्यू आ गई हैं और तीन ही टीज की सिग्निफिकेंस आ गई है। अब सपोज मजीद इसमें हम ऐड कर लेते हैं, फॉर्मलाइजेशन को ऐड कर लेते हैं और अब देखते हैं अब क्या होगा। आर स्क्वायर की एक ही जगह पे वैल्यू आ रही है, एफ की ये वैल्यू है और हमारे पास ये ये वैल्यूज बाकी आ गई, 1 2 3 4। वाई 4? बिकॉज वी एडेड 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहां तक किसी को कोई इशू आ रहा है या कुछ कोई कंफ्यूजन आ रही है थोड़ी बहुत, तो वो डिस्कस करें, फिर हम वी विल गो बैक टू आवर स्लाइड्स। क्लियर? अब आपने ये थोड़ा सा देख लिया कि ऐसी चीजें हो रही हैं। अब जरा इसको फिर देखो और इसकी जरा मैं इसको सारे को रेज कर देता हूं। जी, इनकी जरा ना गौर से डेफिनेशंस को एक दफा पढ़ो, फिर मैं आपको समझाता हूं ध्यान से समझ के।
हाँ जी, आर स्क्वायर हमें ये बता रहा होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है या वेरिएंस आ रहा है, वेरिएशन आ रही है, वो परसेंटेज में कितनी है बिकॉज ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट आर देयर इन द मॉडल। अगर सिंपल रिग्रेशन है तो फिर तो एक ही होगा, या दो या तीन या चार, जिस सबका इकट्ठा रिजल्ट बता रहा होता है। मसलन अगर उसकी वैल्यू 0.59 आ रही है तो इसका मतलब है 59% चेंज जो आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है। इसी तरह फॉर एग्जांपल इसको मैं जरा क्लियर करता जाऊं, अगर आप ये कहते हो कि हम इनकम और एक्सपेंस का देखना चाह रहे हैं रिलेशनशिप कि कितनी इनकम बढ़ने से या कम होने से एक्सपेंस पे क्या फर्क पड़ता है, तो हमें आर स्क्वायर उसमें से कुछ ना कुछ बता देता है। अगर इसका आर स्क्वायर सपोज 0.40 आता है, ये गौर से ये चीज समझ आ जाएगी अगर आप ये इस चीज का जवाब देने के काबिल हैं तो। आर स्क्वायर की वैल्यू आई है 0.40। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरी इनकम में इजाफा हुआ है 1,000 रुपए का, तो मेरे एक्सपेंस में कितना इजाफा हुआ होगा? सर 40%। हाँ, बट व्हाट इज द 40% ऑफ 1,000? सर 400। 400। तो अगर मेरी इनकम 1,000 बढ़ती है तो मेरा एक्सपेंस जो है वो 400 बढ़ जाता है। ये बात जो भी हमने 1 मिनट 2 मिनट में की है, ये किसको नहीं समझ आई प्लीज बताएं। सर एक सर दफा मुझे नहीं समझ आई सर। नाम भी बता दो कि किसको नहीं समझ आई और फिर बताओ। हैदर, हैदर सर। ठीक है, हैदर। एंड बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं। अच्छा हैदर, आपको ये बात समझ आई है कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होता है? यस सर, ये सब मुझे पता सर। अच्छा, अब जरा इसको देखो डेफिनेशन को। द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर एक्सप्लेन्स द वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हमने कहा कि हमने इस तरह की रिग्रेशन लगाई है और उसकी वैल्यू जो है आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है 0.40। देखो ये अगर 0.59 आई थी तो हमने इसको क्या किया है 59%। अगर 0.40 आएगी तो क्या मतलब है 40%। 40%। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं इनकम और एक्सपेंस का रिलेशनशिप चेक करना चाह रहा हूं कि कितनी इनकम इंक्रीज डिक्रीज होने से मेरे एक्सपेंस पे क्या असर आता है, और उसका आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 0.40 आ जाती है तो इसका क्या मतलब है इनकम का एक्सपेंस पे कितना असर है? 40% है सर। 40% है। ओके, अगर हमें आर स्क्वायर पता चल गया कि 40% है, तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि 1,000 रुपीज मेरी इनकम इंक्रीज हुई है तो मेरा आपका एक्सपेंस 400 एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा सर। 400 एक्सपेंस इंक्रीज हो जाए। ये मतलब है आर स्क्वायर की वैल्यू का। इस यस तरह सर। इंटरप्रेट कर सकते हो आप। ठीक हो गया? यस सर, क्लियर। अच्छा, अब मॉडल को ही रिप्रेजेंट करने वाली दूसरी चीज जो है वो है ये एफ स्टैट्स।
या एफ टेस्ट, इसको आपने ये देखना होता है कि क्या इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है। और सिग्निफिकेंट वैल्यू कब होती है? जब सिग्निफिकेंस की वैल्यू या पी की वैल्यू क्या होगी सर 0.05 से लेस होगी। 0.05 से लेस होगी। हाँ जी, बाकी लोग सर 95% एक्सेप्टेबल होती है। हाँ जी, लेकिन उसका मतलब क्या है कि आपकी सिग्निफिकेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0.05 से लेस होनी चाहिए। 0.05 से लेस होनी चाहिए। अब अगर आपको मैं इधर लेके जाऊं एसपीएसएस की आउटपुट पे, यहां जरा मुझे ये बताओ कि ये यहां से इंटरप्रिटेशन शुरू करो, इस आर स्क्वायर की इंटरप्रिटेशन करके बताओ मुझे, और इस एफ की वैल्यू को देख के इंटरप्रिटेशन करके दिखाओ। ये आर स्क्वायर पहले बताओ क्या कह रहा है। सर आर स्क्वायर ये कह रहा है ना सर कि 6% चेंज आएगा आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में। जी, वो डिपेंडेंट वेरिएबल सबसे नीचे देखो जरा टेबल के लिखा हुआ है क्या है। थर्ड टेबल के नीचे परफॉर्म सर, परफॉर्मेंस, हाँ, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके बिल्कुल ऊपर डब्बे में लिखा हुआ है कल्चर। यस सर। तो कल्चर का परफॉर्मेंस पे कितना असर है? सर 6% सर, या 0.06। जी नहीं, 6.3% ना। यस सर, 6.3%। 6.3%। अब जरा इसकी एफ वैल्यू देख के मुझे बताओ कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है। सारे देखें। सर ये नहीं है सिग्निफिकेंट सर। अच्छा, बाकी भी देखें। मुझे ये चीज समझ नहीं आई। सर ये टेबल रिपीट कर दे प्लीज। ये वाला टेबल देखो, ये एफ की वैल्यू और ये इसकी सिग्निफिकेंस है। ये एफ की वैल्यू ये है और इसकी सिग्निफिकेंस ये है। अब बताओ ये सिग्निफिकेंट है या नहीं? सर सिग्निफिकेंट है। बाकी लोग सर सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये 95 से ऊपर की एक्सेप्टेबल है सर। ये एक्सेप्टेबल है। अच्छा, हाँ जी, बाकी लोग क्योंकि 0.000 हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, तो ये ऑलमोस्ट 97%, 96%। ये 99 से भी ऊपर है। मेरा मतलब है सिग्निफिकेंस की वैल्यू है वो तो 0.000 है। तो फिर 100% होना सर। तकरीबन 100% हुई, बट 99.9 से ऊपर है। यस सर। फिर ये एक्सेप्टेबल है सर। तो ये सिग्निफिकेंस है कि नहीं? सिग्निफिकेंट वैल्यू है की या नहीं? यस सर। सिग्निफिकेंट है, सीधी सीधी बात है। क्योंकि वैल्यू 0.05 से कम है, ये मेन चीज आपको याद ये रहनी चाहिए। सर जी, ये सिग्निफिकेंट की वैल्यू 0.000 है, तो मतलब हमें आगे नहीं पता कि जीरो के बाद कुछ है भी या नहीं, तो इसका जरूर मतलब ये 100% हो सकता अगर पता करना है तो ये देख लें। है सर, लेकिन ये फिर भी 0.000। आपको 3 लेवल तक कह रहा है यही है। हो सकता है तो फिर किसी ये नहीं होगा सर। बस आपने ये देखना है कि 0.05 से कम होनी चाहिए। अगर वो चाहे कम है, जीरो भी। जी जी जी, जीरो भी हो, 0.05 से कम है ना, तो आपका काम चल जी रहा है जी, बस। सही है सर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जरा देखते हैं टेबल्स। इसमें जरा आर स्क्वायर और एफ को मुझे इंटरप्रेट करके बताओ। आर स्क्वायर एंड एफ को, एनआईवी कितने हैं, डीवी कितने हैं, किसका किस पे क्या असर है, मॉडल वाइज सिर्फ। बाकी लोग भी जो नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे प्लीज करें। मैं नाम लेके इसलिए नहीं बोल रहा कि आई होप सारे देख ही रहे हो। सर सर ये इसमें चले जरा आप बोलिए।
नहीं उस्मान आप कैरी ऑन। थैंक यू सर। सर इसमें आर स्क्वायर जो है वो 81% ऑलमोस्ट हो गया, 80.9 है। ठीक है, और सर इसमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने यूज़ किए हैं, कल्चर, एम्प्लॉय, क्रिएटिविटी और इनोवेशन का सर परफॉर्मेंस, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होगा रिग्रेशन का। बिल्कुल सही। और सिग्निफिकेंस सर ये 0.000 है, इससे भी हमारा यानी कि 0.05 से लेस ही होनी चाहिए, तो ये भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, दैट मीन्स, लेकिन ये मुझे जरा 81% जो वेरिएशन आ रही है, ये किन वेरिएबल्स की वजह से आ रही है? तो ये जो 3 हमने लिए हैं वेरिएबल्स, कल्चर, एम्प्लॉय, क्रिएटिविटी और इनोवेशन का था। गुड, दैट मीन्स तीनों वेरिएबल से मिलके इतनी वेरिएशन आ रही है। देखो जब खाली कल्चर था यहां तो 6% थी। अब जब कल्चर के बाद क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी ऐड हो गए हैं तो अच्छा खासा वेरिएशन आ गई है ना। अच्छा जी, अब जरा ये वाले इंटरप्रेट कर लें। जी ये वाले वेरिएबल जरा इंटरप्रेट कर लें, रिग्रेशन। जरक और उस्मान के अलावा करें, हैदर आप देख के करो, अवैस, हैदर, ईबीए का को बच्चा करे। सर प्रेडिक्टर्स क्या होता है सर? प्रेडिक्टर्स होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझ लो। ठीक है सर। हाँ जी, इंटरप्रेट करें इसको प्लीज, आर स्क्वायर को, एफ की सिग्निफिकेंस को। हैदर, साजिदैन। सर एफ की सिग्निफिकेंस तो सर है सर, क्योंकि वो 0.000 ही लिखा हुआ सर। ठीक है, जो एफ वैल्यू है वो 296 है सर, और ये जो रिजल्ट है ये इन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर है, ऐसे ही है सर? 3 है 4 है? 4 है सर, फॉर्मलाइजेशन, कल्चर, ई क्रिएटिविटी और इनोवेशन। ठीक है, तो चारों का डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर है, लेकिन मुझे जरा आर स्क्वायर इंटरप्रेट करके बताएं। सर आर स्क्वायर का मतलब कि 82.9% सर वो है। हाँ सर जी, डिपेंडेंट सर में जो हुसैन से चेंज निकल आ गया रही सर। है इंडिपेंडेंट की वजह से वो है 0.829% है, बिल्कुल और सही। सिग्निफिकेंट 0.00 तो सर ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि 0.05 से लेस है ये। और एफ है जो 296 है, तो ये फिटनेस ऑफ द मॉडल बताता है। बिल्कुल सही। लेकिन सर ये एफ की रेंज क्या होगी, किस तरह पता चला ये फिटनेस ऑफ मॉडल है? अगर वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो मॉडल फिट है। वैसे इसको आसान तरीका याद रखने का पता क्या है, लेमैन लैंग्वेज में, बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूं। F4, F4, तो अगर आपकी F की वैल्यू 4 से ज्यादा है तो आपकी वैल्यू सिग्निफिकेंट भी होगी। इसी तरह जब T पे आएंगे तो T इज इक्वल टू 2 एंड
टी की वैल्यू भी सिग्निफिकेंट होगी अगर 2 से ज्यादा है, प्लस और माइनस दोनों साइंस के साथ। ये वैसे याद रखने के लिए जरा फॉर्मूला टाइप चीज याद रखने वाला जो होता है। अच्छा जी, अब हमने मॉडल का थोड़ा सा देख लिया है, अब जरा देखो बीटा और टी की वैल्यू। तो बीटा को जरा गौर से पढ़ो, इसकी डेफिनेशन को क्या है, और इस वर्ड को ज्यादा जहन में रखना, ये 1 यूनिट। डेफिनेशन गौर से पढ़ो जरा। सर ये इस तरह है जिस तरह सैलरी इनकम का है कि सैलरी ये आपकी इंक्रीज हुई है तो एक्सपेंस भी आपके 400 चेंज आ गया है। मतलब कि 1000 अगर सैलरी इंक्रीज हुई है तो 400 चेंज आया है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल में आया है। हाँ जी, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि आर स्क्वायर जो है वो बताता था पूरे मॉडल का और परसेंटेज में। ये जो है बीटा, ये आपको बताएगा किसी एक वेरिएबल का सेपरेटली और यूनिट चेंज में बताएगा, परसेंटेज चेंज में नहीं बताएगा। यस सर। सर ये डीवी क्या है? जी, डीवी स्टैंड्स फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके सर, आईवी स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके सर। तो ये यूनिट का बताएगा, इसको जरा ध्यान में रखना है। बहुत सारी चीजें हम परसेंटेज में नहीं बताते, यूनिट्स में बताते हैं। ये यूनिट चेंज बताता है। और जो टी टेस्ट है, टी भी अगर आपका टी सिग्निफिकेंट है वैल्यू, विच मीन 0.05 से कम है इसकी सिग्निफिकेंस की वैल्यू, तो आप अपना ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे। या सिंपल मतलब में आपने जो हाइपोथेसिस बनाया है वो एक्सेप्ट करेंगे। जिसने नल और ऑल्टरनेट नहीं बनाया ये उसके लिए, जिसने नल एंड ऑल्टरनेट बनाया है उसमें गौर से सुनना, जब आपकी टी की वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी आप अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे और ऑल्टरनेट एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर आपने नल नहीं बनाया, विच इज कंप्लीटली फाइन, तो आप फिर अपना जो रेगुलर हाइपोथेसिस है, जब टी की वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी तो नॉर्मल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लें। ये बात ठीक है। अब मैं जरा आपको एसपीएसएस के रिजल्ट्स पे लेके जाता हूं और वहां जाके जरा मुझे बताएं, इंटरप्रेट करें। सर एक क्वेश्चन सर। जी जी सर अगर एक ही रिलेशनशिप हो, सिंपल रिग्रेशन है, तो उसमें बीटा और आर स्क्वायर सेम आ सकता है? नहीं, कभी नहीं आएगा, हालांकि नहीं। दोनों चेंज बता रहे हैं सर। डिफरेंट बताएगा। लेकिन ये दोनों चेंज को नहीं सर रिप्रेजेंट कर रहे, वो परसेंटेज में और ये यूनिट वाइज चेंज को ही प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इनकी कैलकुलेशन फर्क तरीके से होती है ना। वो यूनिट्स में मेजर कर रहा होता है, वो परसेंटेज में मेजर कर रहा होता है। ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। आर स्क्वायर 0 से 100% वाला मसला आ जाता है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी। इस वजह से कैलकुलेशन के तरीके फर्क है। सही, ठीक है सर। हाँ जी, जरा अब इस टी को, ये कांस्टेंट वाली इग्नोर करनी है, टी और टी की सिग्निफिकेंस को, और साथ इस वाले बीटा को इंटरप्रेट करके मुझे बताएं जरा क्या कहना चाह रहा है। हाँ जी, तो सिग्निफिकेंस तो वही है 0.00, यानी कि एक्सेप्टेबल है। सिग्निफिकेंट तो है, बिल्कुल ठीक है। तो ये 0.28 है। कल्चर इनके अगर 1 यूनिट चेंज होगा तो
परफॉर्मेंस में 0.280 चेंज आएगा। 0.280 यूनिट चेंज आएगा। यूनिट चेंज, हाँ ठीक कल्चर का 1 यूनिट ही होगा ना सर? जी। अब आपने कल्चर को 1 यूनिट कंसिडर करते हुए, परफॉर्मेंस को 1 यूनिट कंसिडर करते हुए ये एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये जरा इंटरप्रेट करके बताएं ये बीटास। ये देखें 3 आ गए ना। अब इनोवेशन का 0.7 यूनिट हो रहा है चेंज आ रहा है। क्रिएटिविटी 0.2 यूनिट, और ये माइनस में चला गया कल्चर। है ये रिवर्स हुआ। सिग्निफिकेंट, है सिग्निफिकेंट, लेकिन माइनस में चला गया। अब ये कह रहा है कि अच्छा कल्चर होने का आपको नुकसान हो सकता है इतना, जब क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन भी साथ हैं। सर माइनस में है तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे इसको? माइनस सर में माइनस का डिक्रीज है सर, मतलब कि जी, नेगेटिव माइनस का कॉरिलेशन। मतलब है जी 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 कि नेगेटिव यूनिट चेंज है। नहीं सर, मतलब कि अगर इंडिपेंडेंट के अंदर पॉजिटिव चेंज है तो डिपेंडेंट में नेगेटिव है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे कि अच्छा कल्चर होने से इतना नुकसान होगा क्रिएटिविटी इनोवेशन के होते हुए। अब जरा मजीद लास्ट वाले को देखें। उतने ही बीटाज आ रहे हैं जितने हमने वेरिएबल रखे थे, और उतनी ही टी की वैल्यू और उसकी सिग्निफिकेंस आ रही हैं सारे सिग्निफिकेंट, लेकिन एक नेगेटिव हो गया, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। अच्छा जी, कुछ सेंस बनी? यस सर, बस ये वो थोड़ा याद कर लेंगे कि क्या इनका मतलब है तो ये इजी हो जाएगा। जी, उसको बार बार देख के सोच के करना पड़ेगा तो बेहतर आएगा। अब इसका जो आपने टेबल बनाना होता है ना, इसका टेबल खुद से बनाना होता है, जिसको आप कर देते हैं, पहले आप हेडिंग देते हैं हाइपोथेसिस की, फिर आप दे देते हैं हेडिंग आईवी डीवी, फिर आप हेडिंग दे देते हैं आर स्क्वायर, इसको बाद में हम आर स्क्वायर कर लेंगे, फिर आप दे देते हैं एफ, फिर आप दे देते हैं बीटा, डालते हैं टी और सिग्निफिकेंस, आगे आप डाल देते हैं स्टेटस। फॉर एग्जांपल हमारा हाइपोथेसिस 1 है। हाइपोथेसिस 1 में फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो था वो है कल्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है,
अब यहां से हमने देखना है कि हमारी वैल्यूज क्या आई हैं। फॉर एग्जांपल आर स्क्वायर की हम वैल्यू जाके देखेंगे कि हमने जब पहले सबसे लगाया था हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू आई थी 0.063। हमने यहाँ लिख दिया 0.063। हमारी जो एफ की वैल्यू आई है वो इस पे जाके आई है हमारे पास 16.76। 16.76 हमारे पास हमारी जो बीटा की वैल्यू आई है वो आई है जी 0.280। 0.280 4.09 मैं से इसको लिख रहा हूँ 0.000 एंड स्टेटस में हमने कह दिया कि एक्सेप्टेड। ये हमने हाइपोथेसिस का टेबल बनाना है हर हाइपोथेसिस का, और इसको हमने देखना है कि क्या वैल्यूज आ रही हैं, किस तरीके से आप इनको चला सकते हैं। सपोज इसी तरह आपकी जो बाकी वैल्यूज आ जाएंगी, आपने जब लिख दिया सारा, यहाँ से आप ऑब्वियसली इसको उठाएंगे, सॉरी इसको बहुत सारी अभी चीज़ें होने वाली हैं इसकी। यहाँ रखा, यहाँ हमने विंडो किया, और ये हमारा एपीएस स्टाइल का टेबल बन गया। ठीक है जी। बाकी इसको फिर आप कॉस्मेटिक चेंजेस की कर सकते हो। आर स्क्वायर इधर से कर दिया, पी की जगह आपने सिंबल लगा दिए एंड हेडिंग्स को आपने बोल्ड कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये टेबल जो है वो ये हाइपोथेसिस का बन जाएगा। वहां से आप वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करोगे, बट बी वेरी केयरफुल कि कौन सी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एंड किस तरीके से, टाइपो गलती ना कोई हो। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ। लेकिन अगेन जब तक आप इसको ध्यान से पढ़ोगे नहीं, खुद से करोगे नहीं, आपको गलतियां नहीं करोगे, तब तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। सर आपने टी स्टैटिस्टिक का बताया था कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं जी। लेकिन सर अगर देखा जाए तो सारी जो चीज़ और सिग्निफिकेंस चेक कर रहा है आपका, तो इसमें टी स्टैटिस्टिक का कोई इतना रोल सर शामिल नहीं है, क्योंकि सिग्निफिकेंस से हम रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। अच्छा, मसला ये है कि ये जो दोनों चीजें हैं ना, सिग्निफिकेंस और टी की वैल्यू, ये अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। यूजुअली हम कैंपस में हूँ तो मैं लाजमी ये एक्सरसाइज करवाता हूँ, लेकिन अभी आप ऑनलाइन आपको समझ आ जाएगी। एक्चुअली ये जरा एक चीज ध्यान में रखना, व्हेन p value increases the significance value automatically decreases। अब ये हैंड इन हैंड चल रहे होते हैं। एक ऊपर, आपको अगर याद हो
तो आपको टी टेबल प्रोवाइड करते थे जब आपकी मैथमेटिक्स की कोई ऐसी मसले रिजॉल्व करने होते थे स्टैट्स में या उसमें ना, एक टेबल प्रोवाइड करते होते थे जिसमें एक तरफ एक वैल्यू चल रही होती है, दूसरी तरफ दूसरी वैल्यू, उनको मिला के वैल्यू लिखनी होती थी। खैर, यस सर। अब पता क्या है, when t is equal to 1.96000, then significance value is exactly 0.005, sorry, 0.5000। ठीक है, लेकिन जी, अच्छा जी, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? टी वैल्यू का ना। सो जैसे जैसे टी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, फॉर एग्जांपल 2 से 3 से 4 से 5 6 7 8 9, ये इंक्रीज हो रही है ना, वैसे वैसे सिग्निफिकेंस की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। मसलन 0.05 से 0.04, 0.03, 0.02, तो ऐसे आपकी वैल्यू जो है ये सिग्निफिकेंस की डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे टी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। दूसरा, एक और बात, जरा गौर से ये सेंटेंस सुनना, when t value increases the confidence level increases। ये सेंटेंस किसको समझ आया? रिपीट कर दें। when t value increases, ये 2 3 4 5 6 8 10 इंक्रीज होती जा रही है ना, the level of confidence or the probability, which is the p of the confidence, increases, which means the value of significance will be decreasing because this is an error and this will be decreasing, but confidence increase हो रहा होगा। हाँ जी, सर कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज हो रहा है, ये तो लिटरल मीनिंग समझ आ गई। कॉन्फिडेंस किस चीज का सर? कॉन्फिडेंस किस चीज का? जी सर। वापस जाना पड़ेगा। Confidence that our results are accurate or did not come by chance, ऐसे ही आगे रिजल्ट वाकई ही हम कॉन्फिडेंट हैं। ओके सर, थैंक यू। अब आपने ओके इसलिए जल्दी जल्दी कहा कि पिछले लेक्चर का रेफरेंस दे दिया, तो अब इससे ज्यादा पूछा तो अच्छी बात नहीं है ना? ये समझ आ गई। ओके, सो समी, इस वजह से हमें जरूरी होता है कि हम टी की वैल्यूज भी साथ जरूर देखें ताकि मजीद हमें, अब देखो, ये देखो जरा, एक और चीज आपको समझाऊं। यहां जरा मुझे ये बात बताओ, इस एनालिसिस को देखते हुए सिर्फ इस सिग्निफिकेंस की वैल्यू देखो, तो फर्क नजर आ रहा है? ये यहां तक नो सर। नहीं है ना फर्क, बिकॉज 3 डेसिमल प्लेसेस तक है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ सिग्निफिकेंस की वैल्यू दी हो और मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट तो सारे हैं, लेकिन ज्यादा सिग्निफिकेंट सबसे कौन है इन वेरिएबल्स में से, तो आप बता सकते हो मुझे?
मैं टी को देखते हुए बता सकता हूं कि इनोवेशन है, यस सर, इनोवेशन है, टी को देखते। लेकिन यहां देख के नहीं बता सकता, ये लिमिटेशन है मेरी, इसलिए टी की वैल्यू हमने जरूर देखनी। दूसरा मसला, ये मेरा वैल्यू और इस वैल्यू में कोई फर्क तो नहीं है, दोनों सेम है, लेकिन टी वैल्यू माइनस में आ गई है, ये प्लस में है, तो पूरे का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है हाइपोथेसिस का। इसलिए टी की वैल्यूज और बीटास की वैल्यूज बताना जरूरी है। ठीक है, ठीक है सर। सर एक और सवाल है। जी जी। सर ये देखिए माइनस में आ रही, जिस तरह आपने बताया कि सिग्निफिकेंस एक्सेप्टेबल है, तो ये माइनस में इसलिए है आउट परफॉर्म कर रहे हैं जी। लेकिन सर मेरा एक सवाल, एक जीटीबी है उसकी नेगेटिव में वैल्यू आती है, तो वो हाँ, तो अच्छी चीज़ नहीं है माइनस में अगर आ जाए? अच्छी चीज अच्छी चीज़ है ना, सिग्निफिकेंस आउट परफॉर्म कर रही है सर। नहीं, जीडीपी इंक्रीज होने से परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है, उसका ये मतलब हो जाएगा। सर मतलब कि उसका अगर टी टेस्ट नेगेटिव आता है और सिग्निफिकेंस 0 ही होती है, हाँ, तो इसका मतलब है कि आउट परफॉर्म कर रही है जीटीबी। नहीं नहीं, उसका मतलब ये है कि जीडीपी के इंक्रीज होने से परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री फॉर एग्जांपल डिक्रीज हो रही है, उल्टा ठीक सर, रिलेशनशिप हो गया ना, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है सर, समझा। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट को हम कितनी श्योरिटी से कह सकते हैं वो हमें सिग्निफिकेंस बताता है। सर गॉट इट। ठीक है ना, तो नेगेटिविटी भी वाकई नेगेटिविटी है कि नहीं वो हमें सिग्निफिकेंस बता देता है। अच्छा, एक छोटी सी चीज और कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, या उसके बाद ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक के बाद थोड़ी देर बाद आएंगे। कैलकुलेटर जरा अपने उस पर निकालो, अपने मोबाइल फोन्स पे। सर ओपन कर लिया। अच्छा, ये जो बीटा है ना, ये वाला अनस्टैंडर्डाइज वाला, इसको, इस बीटे को, इस स्टैंडर्ड एरर जो सामने उसके आ रहा है, जो भी उसके साथ साथ है, उससे डिवाइड कर दो। दिस बीटा डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर इन फ्रंट ऑफ दिस बीटा। कोई एक आधा कर लो, इनोवेशन का कर लो, क्रिएटिविटी का कर लो, तो मुझे जरा कैलकुलेट करके बताओ। सर ये सर जो 0.17 कल्चर को जब डिवाइड करते हैं कांस्टेंट वाले से तो 5.26 आंसर आता है सर। -7 लेके चले थे बीटे का, माइनस नहीं लिखा था। सर, वो सर ये स्टैंडर्ड है, आपने स्टैंडर्ड एरर का नहीं -0.20 आ कहा रहा सर? है। एक 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 मुझे पहले बताओ जरा, आप मुझे बताओ, आप कह रहे हो कल्चर का बीटा आपने कल्चर के स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड किया है? हाँ जी, सर कल्चर का आ रहा है -0.005। गलत किया आपने। सर मेरी तरफ जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस, -0.52 आ रहा है। आपका भी गलत आ रहा है, ये पॉइंट में है, -0.177 डिवाइडेड बाय 0.034। सर सर यही किया है। -5.245। सर ये आ रहा है -5.20। अच्छा, अब जरा ये देखें, ये टी की वैल्यू क्या है, आपका आंसर और टी की वैल्यू जरा मैच करें। सर सर फर्क है सर, मेरा -52005 आ रहा है। हाँ, तो आपका आंसर और टी की वैल्यू सेम है। नहीं सर, नो क्योंकि सर, यहाँ पे मेरे पास -5205 आ रहा है। तो इतना फर्क की खैर है ना, इसलिए कि ये इसने, हमने सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट किया ना, इसने तो पता नहीं कहां तक किया है, इसलिए फर्क आ रही होगी, लेकिन ऑलमोस्ट यही वैल्यू बन रही है ना। यस बाकी सर। बाकी जरा जल्दी जल्दी करके देखो डिवाइड, और टी की वैल्यू से कंपेयर करो अपने आंसर से।
सर टी वैल्यूज ही आ रही हैं सर करने से, टी की वैल्यू भी आ रही है। सिर्फ मेरा बताने का मकसद ये था कि कभी भी किसी के कहने पे टेबल की वैल्यूज को छेड़ाछाड़ी नहीं करते, ना ही इनको चेंज करते हैं, क्योंकि हर वैल्यू एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से निकल रही होती है। तो फौरन पहचान जाता है बंदा कि ये कुछ गड़बड़ हुई हुई है। तो ये सिर्फ इस कराने का मकसद ये था कि एक तो आपको पता चल जाए कि सारी वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे से ही निकलती हैं, और दूसरा आपको ये पता हो कि टेबल्स में वैल्यूज किसी के कहने पे गलती से भी चेंज नहीं करनी। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मीडिएशन एंड मॉडरेशन का जो डेटा एनालिसिस का रह गया हमारा टॉपिक, ये दो रह गए हैं। इस पे भी अभी आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, और मज़ीद इस पे अगेन वो वीडियोस भी हैं, अभी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपको लिंक भिजवा दूंगा उन लेक्चर्स के, उनको देखना, और मज़ीद कोई क्वेश्चन आंसर हुए तो बताना। अदरवाइज कोशिश हमारी ये है कि नेक्स्ट क्लास तक हम डिस्कशन, कंक्लूजन और बाकी चीज़ें जो फॉर्मेटिंग की और वो हैं वो कुछ शुरू करेंगे। अच्छा जी, आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं? हमें बड़ी हद तक ये क्लियर है? जी सर आ रही। ओके, हमें बड़ी हद तक क्लियर है कि हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। यस सर। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ये इसमें कौन सा नया आ गया? मीडिएटिंग। ये कौन सा नया आ गया? मॉडरेटर से मॉडरेटर आ गया। ये मीडिएटर मॉडरेटर की एग्जांपल आ गई। यहाँ से थोड़े से कॉन्सेप्ट फर्दर सीखने पड़ेंगे बिफोर वी मूव ऑन टू आवर मीडिएशन एंड मॉडरेशन एनालिसिस। इसमें आप देख रहे हैं कि फादर मदर को कुछ पॉकेट मनी दे रहा है, मदर उसमें से $50 अपने बच्चे को पॉकेट मनी दे रही है। तो मदर ऐसा क्या एक्ट कर रही है? मीडिएटर एक्ट कर रही है। जी सर, मीडिएटर। ओके, इसमें जो समझने वाली चीज है वो ये है कि दूसरी तरफ आपका जो फादर है वो भी बच्चे को $15 डायरेक्टली पॉकेट मनी दे रहा है। कुछ पॉकेट मनी या कुछ इफेक्ट मदर के थ्रू हो रहा है, कुछ डायरेक्टली हो रहा है। तो बच्चे के पास टोटल कितनी पॉकेट मनी हो जाएगी? आप लोगों में से किसने जवाब देना है? साजदैन? जी सर। टोटल पॉकेट मनी कितनी होगी बच्चे के पास? सर बच्चे के पास टोटल पॉकेट मनी 65। वेरी गुड, शाबाश। 65, लेकिन 65 में से 50 कहां से आया और 15 कहां से आया? सर 50 मदर ने दिए और 15 फादर ने। ठीक है, अगर हम इनको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल समझ लें फिलहाल के लिए, मदर फादर से निकल के, अब मुझे बताओ कि कितना इफेक्ट किधर से आ रहा है? सर कितना इफेक्ट इधर से आ रहा है सर? सर मदर को फादर ने 100 दिए ना, मतलब बीवी को शौहर ने 100 रुपए दिए। वो तो ठीक है, और
हम डिपेंडेंट पे देखना चाह रहे हैं कि डिपेंडेंट पे असर कितना और कहाँ से आया है। ज्यादा मदर की तरफ से आया। ठीक है, 50 रुपीज मदर की तरफ से आया है और या जी सर। डॉलर, और $15 या 15 रुपए जो है वो फादर की तरफ से आया है। जी सर। टोटल उसके पास 65 हो गए हैं। जी सर। अब सिंपली यही चीज अगर आप समझ लो तो जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट वो है जो मदर की तरफ से बच्चे के पास आ रहा है। जी सर, इनडायरेक्ट आ रहा है क्योंकि उसको शोहर दे रही है, फिर वो चाइल्ड को दे रहा है, फादर डायरेक्ट बच्चे को दे रहा है। तो जो फादर की तरफ से आ रहा है वो डायरेक्ट है, ये होगा। जी सर, डायरेक्ट हो। इसका मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। जी सर, ठीक है, एग्जैक्टली। और दोनों को अगर हम टोटलिटी में देखें तो वो टोटल इफेक्ट बन जाता है। जी। तो ऐसा इफेक्ट जो इधर से आ रहा है ये मीडिएशन है, ऐसा इफेक्ट जो डायरेक्टली फादर से आ रहा है, डायरेक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आ रहा है, वो डायरेक्ट इफेक्ट है। इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं, इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं, ये हमारा बन जाता है टोटल इफेक्ट। 65। ठीक है जी सर। अच्छा, अब मुझे ये बात बताओ कि अगर इस तरफ से कोई इफेक्ट ना आ रहा हो, जीरो हो, और सारा इफेक्ट इधर से ही आ रहा हो, तो हम कहते हैं डायरेक्ट इफेक्ट है, इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। जी सर। और हम कहते हैं मीडिएशन एग्जिस्ट नहीं करती। जी सर। अब अगर इधर से भी इफेक्ट आ रहा है, ये फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं इफेक्ट है, और इधर से भी इफेक्ट आ रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि ए पार्शियल मीडिएशन है। क्यों? क्योंकि कुछ इफेक्ट इधर से आ रहा है, कुछ डायरेक्टली आ रहा है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अगर हमें ये इफेक्ट इनसिग्निफिकेंट मिलता है, मतलब ये है कि यहां से डायरेक्टली इफेक्ट नहीं है और यहां से हमें मिलता है कि ये इफेक्ट है, तो फिर हम कह देते हैं फुल मीडिएशन है, कि सारे का सारा इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ यहीं से ट्रांसफर हो रहा है। और अगर इधर से भी हो रहा हो तो फिर हम कह देते हैं कि कुछ डायरेक्टली इफेक्ट जा रहा है, कुछ पार्शली जा रहा है, इसको पार्शियल मीडिएशन कह देते हैं। इस पे मुझे आपके कुछ कमेंट्स और कुछ क्वेश्चंस चाहिए अगर नहीं समझ आ रही। सर वो आवाज ब्रेक हो गई थी, काइंडली रिपीट कर। ओके, मैंने ये कहा इनडायरेक्ट डायरेक्ट समझ आ गई ना? जी सर। तो ये जो ग्रीन वाला है ये नहीं है। ये नहीं समझ आया, ग्रीन को दोबारा बना लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम कहें कि ये इफेक्ट सिग्निफिकेंट है और ये नहीं है, तो हम कहेंगे फुल मीडिएशन हो रही है, कि सारे का सारा इफेक्ट मीडिएटर के थ्रू होके ही जा रहा है। और अगर ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है फिलहाल के लिए, तो फिर हम कहेंगे कि पार्शियल मीडिएशन हो रही है, कुछ इफेक्ट यहां से यहां जा रहा है और कुछ इफेक्ट डायरेक्टली यहां से यहां जा रहा है। तो मीडिएशन कितनी हो रही है? पार्शियल हो रही है, फुल नहीं हो रही। अगर ये इफेक्ट इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर हम कहेंगे कि ये
पार्शियल मीडिएशन हो रही है। ये बात समझ आई कि नहीं? जी सर, क्लियर हो। क्लियर हो गया? किसी और का कोई क्वेश्चन? सर जरा समराइज करके बिल्कुल रिपीट कर दें जरा सा। नो प्रॉब्लम, जितनी दफा भी कॉल कर देते हैं। हम ये कहना चाह, मदर फादर वाली एग्जांपल समझ आ गई? अवैस? सॉरी सर, एक्चुअली मेरी आवाज ब्रेक हो गई थी। अच्छा, कोई मसला नहीं। मदर फादर वाली एग्जांपल भी नहीं समझ आई? सर सुनो, ये वही वाली एग्जांपल है ना कि अगर मदर के प्रेजेंस में जो है पैसे कम मिलते हो तो? नहीं, हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर फादर से कुछ पैसे इधर जाते हैं और उसमें से $50 वो अपने बच्चे को देती है पॉकेट मनी, तो ये जी मीडिएशन सर। इफेक्ट है। ये मीडिएशन इफेक्ट है ना। जी सर। और अगर डायरेक्टली फादर बच्चे को पैसे देता है तो ये डायरेक्ट इफेक्ट है। जी सर। ठीक है, तो पहले हम ये बात कर रहे थे कि डायरेक्ट इफेक्ट भी हो सकता है। अब टोटल पॉकेट मनी बच्चे के पास कितनी होगी? एक्चुअली सॉरी सर, आई थिंक मेरी तरफ नेट में कोई इश्यू है, मैं बाद में रिकॉर्डिंग सुन लूंगा। कोई मसला नहीं, अभी भी अगर आपको आवाज आ रही है, टोटल पॉकेट मनी बच्चे के पास इस तरह कितनी होगी? 50 मदर की तरफ से गए और 15 फादर की तरफ से गए। 65 हो गए। $65। ठीक है ना? तो 65 में ये मीडिएशन इफेक्ट से आए हैं, ये डायरेक्ट इफेक्ट से आए हैं, ये वाले। हम ये कह रहे थे कि अगर अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो जाए कि ये इफेक्ट हो ही ना, कुछ कोई इधर से डायरेक्टली इफेक्ट ही ना कर रहा हो मसला, और इधर से इफेक्ट कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि सिर्फ मीडिएशन हो रही है और फुल मीडिएशन हो रही है। फुल मीडिएशन का मतलब है कि सारे का सारा इफेक्ट मीडिएटर के थ्रू ही ट्रांसफर हो रहा है, डायरेक्टली। जी सर, समझ आ गई, समझ आ और गई। अगर हम कहें कि ये भी पाथ सिग्निफिकेंट है, ये भी पाथ सिग्निफिकेंट है, दोनों ठीक हैं, दोनों सही हैं, मसलन ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट, तो हम कहेंगे पार्शियली इफेक्ट यहां से ट्रांसफर हो रहा है और पार्शियली डायरेक्टली हो रहा है, कुछ इफेक्ट यहां से कुछ वहां से, तो ये पार्शियल मीडिएशन हो जाएगी। और अगर ये इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है ये बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट हो जाए, ये इफेक्ट आए ही ना, तो फिर हम कहेंगे मीडिएशन नहीं हो रही। सो कॉन्सेप्ट जो हमने समझना है वो ये समझना है कि टोटल इफेक्ट क्या होता है। टोटल इफेक्ट वो होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट से डायरेक्टली आए और थ्रू मीडिएटर आए, दोनों मिला के। दिस दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू टोटल इफेक्ट। और टोटल इफेक्ट में कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं? हमने देखा कि वो इनडायरेक्ट इफेक्ट होते हैं और डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं। तो ये मीडिएशन का एक्चुअली चक्कर होता है। अब हम जाके एसपीएसएस में अगर मीडिएशन लगाते हैं, मैं जरा आपके साथ शेयर कर लूं पहले स्क्रीन। सॉरी सर, वो खाना खा रहा था। कोई बात नहीं, खैर। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। अच्छा, अब इसमें मीडिएशन लगाने का तरीका, बाकी मैं आपको एक दो लिंक भेजूंगा, ये एंड्रू हेस को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, वो देख लेना। बट वंस यू हैव इंस्टॉल्ड इट, तो आप जाते हैं एनालाइज रिग्रेशन, और ये जाके आपको यहां मिलता है एंड्रू हेस। इसको जब आप क्लिक करोगे
ये आपको कहेगा, इस पे मैं आपको पूरा डिटेल लेक्चर भिजवाऊंगा, उसको आराम से देख लेना और खुद प्रैक्टिस करना। अभी हम सिर्फ इफेक्ट को जरा देख लें। हम ये चाह रहे हैं कि क्रिएटिविटी जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सपोज कर रहे हैं। इनोवेशन हमारा मीडिएटर है, वो एम वेरिएबल में चला जाएगा, और परफॉर्मेंस हमारी जो है वो आउटकम वेरिएबल है। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मीडिएटर, एम वेरिएबल। ऑप्शन में जाके हमने इसका टोटल इफेक्ट बस लेना है। मॉडल हम 4 यूज कर रहे हैं फिलहाल, 1 और 4 ही यूज करने हैं हमने बस, तो फिलहाल 4 है, 4 ही यूज कर रहे हैं। ये चेंजेस करनी होती हैं, यहाँ एक मसला आएगा। खैर एनालिसिस करेगा नहीं, ये एरर देगा। अच्छा है कि एरर दे रहा है, हमें आइडिया हो जाएगा। ये रनिंग स्टैटिस्टिक्स कर रहा है ना, अभी एरर दे देगा। अच्छा, ये एरर जरा पढ़ के मुझे समझाएं, क्या कहना चाह रहे हैं? ये एरर क्या कह रहा है? सर के वेरिएबल बहुत लेंथी है, नेम, वेरिएबल नेम। जो नाम है ना वेरिएबल्स के, वो बड़े लेंथी हैं जो हमने यूज किए हैं। 8 कैरेक्टर से ज्यादा हैं तो हम नहीं यूज कर सकते। तो कल्चर यूज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस यूज कर सकते हैं। मसला आ गया क्रिएटिविटी के साथ। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, दोबारा इस पे जा रहा हूँ और दोबारा हम इसको रन कर रहे हैं। नहीं, इनोवेशन भी प्रॉब्लमेटिक है। कल्चर तो हम यूज ही नहीं कर रहे। इनोवेशन, फॉर्मलाइजेशन भी सर। हाँ, लेकिन फॉर्मलाइजेशन हम अभी ले नहीं ना रहे, इसलिए मैंने खाया है उसकी। ये दोबारा जा रहा हूँ, फिर एरर दिया हुआ उसने, अब ठीक हुआ। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अच्छा जी, ये हमारे पास अब रिजल्ट्स आ गए। ये ऊपर कुछ रिजल्ट्स आते हैं, ये बताता है आपने कौन सा मॉडल यूज किया, एक्स वाई एम कौन सा था आपका। ये आर स्क्वायर वगैरह जो अभी हम बात कर रहे थे ना, ये कोफिशिएंट, बीटा कोफिशिएंट, ये पी, ये टी, ये सारा कुछ। लेकिन फिलहाल हम जो देखना चाह रहे हैं ना, वो ये आखिरी टेबल देखना चाह रहे हैं। ये नजर आ रहा है आपको? ये क्या लिखा हुआ? टोटल जी सर। इफेक्ट, टोटल इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई, इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई। अब जरा इसको देख के मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। ये इफेक्ट की सिर्फ अभी वैल्यू देखो, बाकी चीजें ना देखो। ये तीनों इफेक्ट्स की वैल्यूज देखो। अगर कोशिश करो तो अपने पास एक वेरिएबल बना लो, क्रिएटिविटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनोवेशन मीडिएटिंग वेरिएबल, और वो जो है परफॉर्मेंस वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इनको जरा अपने पास कॉपी में या कंप्यूटर पे बना के फिर जरा इन इफेक्ट्स को चेक करो। हाँ जी, ये मीडिएटिंग इफेक्ट बता रहा है, मीडिएटिंग इफेक्ट ज़्यादा है, 0.6683 है।
हाँ जी, इनडायरेक्ट इफेक्ट ये आ रहा है, डायरेक्ट ये आ रहा है, और इन दोनों को मिक्स करें तो प्लस करें तो ये टोटल आ जाता है। तो मीडिएशन हो रही है, पहले तो ये बताओ। जी सर, अच्छा, मीडिएशन हो रही है सर, इफेक्ट इंक्रीज कर रहे हैं। जी साइदैन बताएगा ये फुल मीडिएशन हो रही है या पार्शियल हो रही है। हाँ जी साइदैन, जी सर। फुल मीडिएशन हो रही है या पार्शियल हो रही है? हैदर बताए। सर क्योंकि हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टोटल कह रहे हैं तो सर फुल हो रही होगी सर। हैदर हो आप? यस सर। आप देखो ना कि ये इफेक्ट कुछ है, डायरेक्ट वाला भी है ना कुछ, इनडायरेक्ट भी है, तो दोनों सिग्निफिकेंट भी हैं, तीनों सारे सिग्निफिकेंट भी हैं। अब डायरेक्ट हो रही है, इनडायरेक्ट, सॉरी फुल हो रही है, पार्शियल हो रही है? हाँ जी, कोई बच्चा बताए विद सम एक्सप्लेनेशन। सर पार्शियल हो रही है क्योंकि इनोवेशन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जो क्रिएटिविटी थी वो भी डाल रही है इफेक्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, तो पार्शियल हो रही है। गुड। हाँ जी, बाकी जरा। सर पार्शली हो रही है लेकिन इसमें इनोवेशन का ज़्यादा इफेक्ट है। जी, मतलब मीडिएटर के थ्रू ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है इफेक्ट। यस सर। तो सर अगर एक का इफेक्ट ज्यादा है तो उनकी वेटेज किस तरह सर सेम होगी कि हम के पार्शियल हो रही है? सॉरी, उनकी वेटेज कैसे सेव होगी के? सर एक में 0.1299 है सर, एक में 0.6683 है, तो सर 0.6 वाला जो है वो 0.12 से ज्यादा बड़ा है ना सर? हाँ, तो इनडायरेक्टली ज्यादा इफेक्ट जा रहा है, डायरेक्टली यस कम सर। जा रहा है। लेकिन इफेक्ट साथ, दोनों का है इसलिए पार्शियल है। जी दोनों का इफेक्ट है इसलिए पार्शियल है। अगर डायरेक्ट जो है वो फेल हो जाता तो फिर हम उसको, फॉर एग्जांपल, एक मैं यहाँ चेंज करता हूँ, अगर इसको चेंज करता हूँ, इसका देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है, इसकी इंटरप्रिटेशन जरा करके दिखाना है। हाँ जी, इसको देखें और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें अगर मुझे। सर इसमें डायरेक्ट तो नेगेटिव आ गया सर। डायरेक्ट नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब है कि ये नीचे जा रहा है, और जो इनडायरेक्ट है वो पॉजिटिव है सर। तो इस चीज इनडायरेक्ट से क्योंकि पॉजिटिव है। अफेक्ट दोनों के हैं सर, तो फिर ये पार्शियल ही होएगा। अब डिपेंड करता है कि आपने हाइपोथेसिस क्या बनाया हुआ था एक्चुअली। एक सर एक का हाइपोथेसिस रिजेक्ट भी हो रहा है, तो सर ज़्यादा इनडायरेक्ट का है बस। इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो काफी अच्छा है, डायरेक्ट जो है वो नेगेटिव में आ गया। तो अगर आप सिर्फ मीडिएशन टेस्ट कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि मीडिएशन तो है और फुल मीडिएशन है, डायरेक्टली इफेक्ट जा नहीं रहा बल्कि कम हो रहा है, इनडायरेक्टली ही सारे का सारा इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। इसमें एक और चेंज करते हैं वैसे। ऐसे मैंने ये एज लगा दिया।
सर ये तो अब दोनों नेगेटिव और बहुत छोटी वैल्यूज हैं सर। हाँ जी, तो इसका क्या मतलब होगा? सर इफेक्ट तो है दोनों का, लेकिन अब डिपेंड करता है कि नेग्लिजिबल अमाउंट हमने कितनी रखी है सर। सिग्निफिकेंट है या नहीं दोनों? जरा देखो, इनकी पी की वैल्यूज आ रही हैं। सर सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस भी नहीं है। दोनों नहीं है। ठीक है ना, ये दोनों नहीं है। एक्चुअली तीसरा भी नहीं है, ये मैं आपको जरा फिर समझाऊंगा या वीडियो भेजूंगा, उसमें देखना फिर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन। तो दोनों सिग्निफिकेंट भी नहीं है, तो काम ही खत्म हो गया। ना डायरेक्ट इफेक्ट है ना इनडायरेक्ट इफेक्ट है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। एक और के साथ लगाते हैं। किसी के साथ लगाते हैं। हाँ जी, इसमें देखें जरा। सर दोनों का इफेक्ट आ रहा है ना सर? हाँ जी, सिग्निफिकेंट है दोनों का इफेक्ट। यस सर, क्योंकि पी वैल्यूज जो है वो आ रही हैं, सही आ रही है। बिल्कुल सही है, पार्शियल मीडिएशन है। यस सर। लेकिन यहाँ जो है वो मीडिएशन का इफेक्ट अच्छा खासा है और डायरेक्ट बहुत थोड़ा है, मीडिएशन का ज़्यादा है। सो इस तरीके से आप जो है मीडिएशन चेक करते हैं कि मीडिएशन हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि पार्शियल हो रही है या फुल मीडिएशन हो रही है। ठीक है। अब ये आपको अगर थोड़ा वहां जाके आइडिया हो कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और टोटल इफेक्ट का क्या मतलब होता है जब हम मीडिएशन चेक करते हैं। ये हमने खैर एग्जांपल्स एक दो की हैं।